हेलो दोस्तों, आप लोगों का पीसीएस की दुनिया में स्वागत है। हम पीसीएस की तैयारी करने वाले समस्त दोस्तों को नमस्कार करते हैं। आज हम लोग जो है 60 बीपीएससी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक अर्थव्यवस्था का मुद्रा और बैंकिंग वाला टॉपिक करेंगे। और सबसे जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उसको एनालिसिस करते हुए हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना है उसको ध्यान में रखते हुए हम टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और ध्यान से सुनते चलें और फिर जो है वो टॉपिक लिखते चलें और टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक होता है उसको भी, ताकि आप लोग रिवाइज करने में आसानी हो। तो देखिए ये क्या था कि आप जैसे पढ़ेंगे हम लोग आगे कि आरबीआई का बहुत सारा काम होता है। तो एक उसका जो काम होता है वो होता है विदेशी जो मुद्रा होता है उसका भंडारण। तो इसमें पूछ दिया था कि कौन कौन सा जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसमें कौन कौन से चीज़ों को शामिल किया जाता है। ठीक है, पहला। अच्छा, दूसरा ये 69th में पूछा है। दूसरा क्वेश्चन था कि आप देखते होंगे कि बैंक में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है यानी एनपीए, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। मतलब हर सेक्टर में, चाहे वो किसी कंपनी को दे रहा था तो इससे निपटने के लिए जो है आरबीआई ने कौन कौन से कदम उठाए थे और सरकार ने, तो इसमें एक था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो ये पूछ दिया था कि इंसॉल्वेंसी क्या होता है और बैंकरप्सी क्या होता है, तो हम लोग आगे देखेंगे। फिर जो इसमें अगला क्वेश्चन था कि जो भारत सरकार की प्रतिभूति खरीदता है वो कौन खरीद सकता है। मतलब आप पढ़ते होंगे कि जो आरबीआई मतलब जो सरकारी प्रतिभूति होती है आरबीआई के द्वारा उसको खरीद बिक्री किया जाता है, तो उसमें कौन कौन सा इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये क्वेश्चन एक पूछ दिया था। फिर नगद आरक्षित अनुपात, जब हम पढ़ेंगे कि आरबीआई जो है वो एक रेशियो निकालता है, एक रेट जो है वो जारी करता है, तो उसमें कैश रिजर्व को कम करने से जो अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ दिया था 66 बीपीएससी में। फिर देखिए कि अब यहाँ पे देखिए कि तरलता, सार्वजनिक व्यय का तरलता, ये चलिए फैक्ट है, उतना नहीं। एक्चुअली आरबीआई जो है जो 3 सदस्यीय समिति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं उसको, उसके द्वारा इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जाता है। उसके लिए वो +-4 यानी 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ते ही बैंक का जो काम होता है आरबीआई का वही होता है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें और प्रोडक्शन को मैक्सिमम कर सके। तो ये भी ये पूछ देते हैं जो किन किन आधार पे ये होता है। उसके बाद देखिए अगला है कि बैंक की उधार दर की गणना हम किस आधार पे करते हैं, ये सीडीपीओ में पूछा हुआ था। फिर उसके बाद आता है कि कमेटी जो भी होती है ना बैंक के रिफॉर्म से रिलेटेड, वो कमेटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ देते हैं। अब देखिए कि वित्तीय सुधार यानी वही हो गया, सुधार में जो है वो कौन कौन से क्षेत्र में जो सुधार इसमें किया जा सकता है बैंक में, तो 56-59 में पूछ दिया था। अब देखिए इसमें पूछा हुआ है कि वही जो अभी हम लोगों ने कहा कि आरबीआई के द्वारा जो होता है वो रेट और रेशियो निकाला जाता है, तो बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अब नोट जो होता है वो 1 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है, तो देखिएगा बाकी जो नोट होते हैं उस पे आरबीआई के गवर्नर होता है और मात्र एक नोट होता है 1 रुपया का नोट, जिसपे किसका होता है, वित्त मंत्रालय का। तो ये 1852 में पढ़ा हुआ है। अब हाँ, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो ये भी पढ़ के जाइएगा, 63rd बीपीएससी में पूछा था। अब यहाँ पे देखिए भंडारी समिति किससे रिलेटेड था, 67th बीपीएससी में पूछ दिया। हाँ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जैसे हार्ड करेंसी किसको कहते हैं, प्लास्टिक करेंसी किसको कहते हैं, तो ये सब भी पूछ देते हैं कभी कभी। उसके बाद अगला जो इसमें आ जाता है मुद्रा और बैंकिंग में बीमा आ जाता है, तो बीमा से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछ देते हैं। और जितने भी बैंक हैं जैसे भूमि विकास बैंक हो गया, मतलब माइक्रो फाइनेंस वाले जितने भी होते हैं ना, रीफाइनेंस वाले जो डायरेक्ट नहीं देते, किसी के माध्यम से जो है वो उसको देते हैं, तो वो भी इसमें पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पे भारतीय मुद्रा किस में छापी जाती है, तो एकदम फैक्ट था जो अब तो शायद नहीं पूछते, लेकिन हाँ देख के जाना है, प्रीवियस ईयर में वो पूछ भी सकते हैं। अब यहाँ समिति से देखिए पूछ दिया है कि किसके सिफारिश पर जो है ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है,
फिर देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से पूछ दिया है, वही ग्रामीण बैंक। हार्ड देखिए उधर प्लास्टिक करेंसी पूछा था, इधर हार्ड करेंसी पूछ दिया है। इधर फिर देखिए आप कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष वित्त का, वही बोले रिफाइनांस मतलब डायरेक्ट नहीं देता, और किस मतलब खुद वो जैसे नाबार्ड है तो नाबार्ड क्या है, रिफाइनांस है। सिडबी क्या है, मुद्रा बैंक को लोन देता है, तो इस तरह से ये रिफाइनांस करता है। उसके बाद आप देख लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी व्यापार में धन लगाने में कौन सा मदद करता है, तो इस तरह का। तो ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट, अगर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर हम ट्रेंड देखें तो हमें एक थीम पता चलता है, और उसी थीम पे हम लोग को क्या करना है, फोकस करना है, और उसी पे हम लोग को अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है, ताकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है उसको हम कर सके। तो देखिए एक समराइज कर लेते हैं। जैसे इसमें दो शब्द है, बैंक और मनी, तो हमें दो चीज पे पढ़ना है, बैंक और फिर मनी को। तो बैंक में क्या है, आरबीआई, और जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट बैंक हैं वो, तो आरबीआई का गठन कब हुआ, आरबीआई के काम क्या है। तो देखिए जैसे कि बहुत सारे उन्होंने पूछ दिया है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसमें क्या क्या शामिल करते हैं। फिर आ जाता है मनी। मनी में क्या होता है, वो होता है एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। तो उसमें नेट डिमांड और टाइम दो तरह के, जो आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो दो तरह से करते हैं। एक जो होता है वो होता है नेट डिमांड, मतलब नेट डिमांड डिपॉजिट होता है। उसमें क्या होता है कि आप पैसा, जैसे सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में क्या होता है, आप जाते हैं बैंक में पैसा डालते हैं, आप जाते हैं एटीएम लगाते हैं, जब मन करता है निकाल लेते हैं। एक होता है टाइम डिपॉजिट, जिसमें आता है आपका टाइम फिक्स डिपॉजिट और रिकरेंट डिपॉजिट। आप मान लीजिए कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं कि हम 3 साल से पहले पैसा नहीं निकालेंगे, तो क्या आप निकाल लेते हैं, आपको कुछ नहीं होता, होता है ना, आपको उस पे जो है आपको दंड स्वरूप क्या होता है, आपके कुछ पैसा जितना आपको ब्याज दर देगा, क्योंकि देखिएगा जो टाइम डिपॉजिट होता है उसमें ब्याज दर जो है वो बहुत मिलता है। तो जैसे आप पहले निकालेंगे तो आपको वो कम मिलेगा। तो ये इस पे क्या होता है, इसी आधार पे हम क्या करते हैं, जो मुद्रा होता है वो दो तरह के होते हैं, एक ब्रॉड होता है और एक नैरो होता है, जैसे M0 से लेके M4 तक। तो वो हम लोग फिर आगे देखेंगे। फिर क्या होता है, आरबीआई के द्वारा जो आरबीआई के काम होते हैं साख नियंत्रण में, तो उसमें क्या होता है कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म आपने सुना होगा कि आरबीआई अगर रेपो रेट को कम करती है तो बैंक भी क्या करती है, ब्याज दर को कम कर देती है। तो इसमें क्या होता है, बैंक रेट होता है, रिवर्स रेपो और रेपो रेट। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को दोनों को बोला जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड। मतलब कि अगर मान लीजिए वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है तो क्या करेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है कि मार्केट जो है प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो रेपो रेट को अगर मान कम कर देगा, रेपो रेट को कम कर देगा तो ब्याज दर क्या होगा, कम हो जाएगा। ब्याज दर कम हो जाएगा तो क्या होगा, लोग इन्वेस्टर जो होते हैं वो पैसा लेंगे। अगर इन्वेस्टर पैसा लेंगे तो क्या होगा, जो है वो निवेश करेंगे। इन्वेस्टर तो घर में बैठ के खाने के लिए ऋण लेंगे नहीं, तो वो निवेश करेंगे। जब निवेश करेंगे तो उसका प्रोडक्शन होगा तो उसका जो जीडीपी बढ़ेगा, उसका कॉस्ट बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा होगा। लेकिन वही अगर हमको कुछ कंट्रोल करना होता है तो हम रेपो रेट को बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है। अगर रेपो रेट को बढ़ा देंगे तो बैंक क्या होता है, खुद अपने आप जो है वो ब्याज दर को बढ़ा देता है। तो ब्याज दर को बढ़ा देगा तो आपको अगर बैंक में ज़्यादा पैसा मिलेगा तो आप क्या करेंगे, अपना पैसा जाके बैंक में रख देंगे। और ज़्यादा अगर रेट रहेगा ब्याज का तो क्या जो निवेशक है वो पैसा लेगा, नहीं लेगा ना, नहीं लेगा। क्यों लेगा भाई, हमको अगर 10 रुपया के बदले 20 रुपया देना पड़े तो हम क्यों लेंगे। तो इसी को कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, यानी हमको बाहर कर दिया गया जानबूझ के। उसके बाद आता है इन्फ्लेशन को, हमने देखा ही इन्फ्लेशन, ये जो नीति जितनी भी होती है आरबीआई के द्वारा उसका मुख्य दो ही उद्देश्य होता है, एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और दूसरा जो होता है वो होता है प्रोडक्शन को बढ़ाना, यानी उत्पादन को बढ़ाना, यानी जीडीपी को बढ़ाना, ताकि रोजगार का सृजन हो सके और महंगाई कंट्रोल हो सके। बीमा, अब बीमा में हमें दो चीज पे फोकस करना है। एक जो बीमा की कंपनी है, जैसे LIC हो गया, जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो गया, तो दोनों में क्या अंतर है, कब गठन किया गया। फिर विभिन्न बीमाएं जो होती हैं, जैसे कृषि के क्षेत्र में बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो एक तरह से ये क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा के लिए दिया जाता है, अटल पेंशन योजना। फिर ये हम लोग करेंगे। फिर जितने भी बैंक में रिफॉर्म हुए हैं, तो बैंक में रिफॉर्म दो आधार पे होते हैं, एक जो सरकार करती है जैसे राष्ट्रीयकरण हो गया, और दूसरा सरकार समिति का गठन कर देती है। तो बैंक के रिफॉर्म के लिए जितनी भी समितियां बनाई गई हैं उन समितियों को हम लोग देखेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ब्याज दर को कंट्रोल करने के लिए नरसिम्हा राव समिति का गठन किया गया था।
अब देखिए जो होता है मनी और बैंकिंग में, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए कि रेशियो जो होता है वो कौन कौन सा होता है। रेट जो होता है बैंक रेट होता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। कल हम लोग पूरे क्लियर तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। रेशियो में क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश में देखिए पीछे पूछा है ना, कैश रिजर्व रेशियो को अगर हम बढ़ा देंगे तो अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोगों को ये भी बहुत ध्यान से पढ़ना है कि जो आरबीआई अगर कुछ भी डिसीजन लेती है, चाहे CSR को कम करती है, SLR को कम करती है, या CSR SLR में कौन सा बढ़िया होता है, तो ये अब हम लोग कल करेंगे। SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें पूछ सकता है, जैसे उसमें पूछा था कि जो विदेशी आहर्ता होता है उसमें हम लोग क्या क्या रखते हैं, तो वैसे ही क्योंकि ये तो कैश रिजर्व है तो हम कैश के नगद के रूप में पैसा रखते हैं, लेकिन ये है आपका स्टैट्यूटरी मतलब तरल परिसंपत्ति है, ना कि कैश है। तो परिसंपत्ति के रूप में SLR के अंदर हम क्या क्या रखते हैं, तो इसमें नगद रखते हैं, सोना रखते हैं और सरकारी प्रतिभूति। ध्यान दीजिएगा SLR पे, ठीक है, क्योंकि CSR से बेहतर हमेशा SLR होता है। क्यों, क्योंकि ये परिसंपत्ति है। इसको बोला जाता है संकट के समय, जैसे कहते हैं ना सोना जो महिला पहनती है, कहते हैं विपत्ति महिला का श्रृंगार और विपत्ति का हार, तो सेम ये SLR है। SLR जो है वो विपत्ति का आहार है। और ये जो रिजर्व बैंक है वो बैंक को रखना पड़ता है, ये रिजर्व बैंक तय करती है और ये बैंक रखता है। तो बैंक को एक निश्चित अनुपात में नगद रखना पड़ता है, सोना रखना पड़ता है, परिसंपत्ति। तो हो सकता है पूछ दे ये। तो अब ये क्या करता है, ये जो रेशियो है वो क्या करता है, या तो तरलता को बढ़ाता है। तरलता को बढ़ाना है तो हमको क्या, साख सृजन की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है तो साख सृजन की क्षमता को कम करना पड़ेगा। अब देखिए तरलता बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, हम रेपो रेट को कम कर देंगे। रेपो रेट को कम कर देंगे तो निवेशक क्या होगा, पैसा लेगा। जो आदमी है वो क्या करेगा, अपना आपको 10 रुपया के बदला 2 रुपया अगर ब्याज मिलता है, कहीं 4 रुपया मिलता है, तो आप कहाँ रखेंगे, जहाँ 4 रुपया मिलता है। तो लोग के पास भी पैसा रहेगा, तो इससे क्या होगा, निवेशक को अधिक पैसा मिलेगा, निवेश अधिक होगा, प्रोडक्शन अधिक होगा, साख सृजन की क्षमता होगी। अब देखिए बैंक रिफॉर्म जो है, एक राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, और इंद्रधनुष A to G तक में, A से जैसे अपॉइंटमेंट हो गया, B से मतलब इसी तरह से पूरा A से G तक हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए हम लोगों ने देखा कि जो बैंक में होता है, पैसा आप रखते हैं, आप बैंक से पैसा लेते हैं, लेकिन आप भी लेते हैं, कंपनी भी लेती है, सब लेता है, सबको पैसा की जरूरत पड़ता है। तो ऋण लेता है, तो क्या होता है कि ऋण एक पर्टिकुलर टाइम बॉन्ड होता है, मान लीजिए 10 दिन का है, 90 दिन का है, 30 दिन का है, और उस टाइम बॉन्ड में अगर संबंधित व्यक्ति या कंपनी या कोई भी मतलब संबंधित व्यक्ति हो चाहे कंपनी हो चाहे मतलब कोई भी जो बैंक से ऋण लिया है, एक संबंधित जो टाइम पीरियड होता है उसमें अगर उसको लौटा नहीं पाता है तो वो NPA बन जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी ऐसा एसेट जो कुछ परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं, मतलब वैसा आपका प्रोडक्ट, मतलब आप ऐसा पढ़ रहे हैं कि जिस पढ़ने का परीक्षा में कोई यूज ही नहीं है। तो भाई अब क्या करेंगे कि NPA को कम करने के लिए, ताकि NPA हमारा कम हो, हमारा जो एसेट्स है उसका मैक्सिमम हम यूज कर सकें, उसके लिए सरकार के द्वारा कुछ उपाय किए गए थे, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो यही पूछ लिया था 69th में कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी क्या है। तो इसमें दोनों चीज होता है, इंसॉल्वेंसी क्या होता है, बैंकरप्सी क्या होता है, तो दोनों को ध्यान से देखिएगा। एक होता है डेप्ट, मतलब ये ट्रिब्यूनल होता है, मतलब ऋण जो आप लेते हैं, ऋण से कोई विवाद हो गया तो उस विवाद को हम क्या करते हैं, ट्रिब्यूनल के माध्यम से उसको जो है वो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फिर सरफेसी एक्ट, तो कई बार ये पूछ सकता है कि सरफेसी एक्ट किस चीज को कम करने के लिए था, तो NPA को कम करने के लिए था। कब आया, तो 2002 में आया। एक होता है आपका जिसको SDR बोलते हैं, ये जो होता है स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिकंस्ट्रक्टिंग, ये कब आया था, जो मतलब ऐसा जो डेप्ट होता है उसको हम क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे, मतलब ऐसा ताकि हम उसका कहीं अच्छा यूज कर सके। तो ये 2015 में आया था। तो ध्यान दीजिएगा इस सब को, क्यों, क्योंकि 69th में ऐसा क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए एक अभी BPSC हालांकि इस पे नहीं गई है, बट UPSC हर बार इससे मतलब हर अल्टरनेट में पूछती है, और इस बार ये काफ़ी इस 2024 में ये काफ़ी चर्चा में रहा था, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है कि सरकार के द्वारा क्या होता है कि कुछ क्षेत्र को फिक्स किया जाता है कि इस
क्षेत्र में जो बैंक है उसको तो ऋण देना ही पड़ेगा। तो उसको कहते हैं प्राइमरी, मतलब प्राथमिकता के आधार पे आप ऋण दीजिए, तो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, तो ये कौन सा क्षेत्र था? एग्रीकल्चर है, फिर हाउसिंग है, फिर एमएसएमई है, फिर वेकर सेक्शन है, जैसे महिला हो गया तो वो। और 2015 में क्या था, इसमें जो है जैसे उधर तो एमएसएमई था, बट इसमें एक एमएसएमई में भी मीडियम इंटरप्राइजेस को शामिल कर दिया गया। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एजुकेशन को भी, हेल्थ सेक्टर में भी फिक्स कर दिया कि आपको देना पड़ेगा। फिर रिन्यूएबल एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अब आता है PSLC। जैसे आप पढ़ते होंगे कार्बन क्रेडिट होता है, वैसे ही PSL सर्टिफिकेट होता है। मतलब जैसे कार्बन क्रेडिट में होता है ना, कोई कंपनी अगर CO2 का एक असाइंड यूनिट, मान लीजिए A1 AU जिसको कहते हैं 1 असाइंड यूनिट जो है, वो कार्बन का उत्सर्जन अगर करता है, मतलब एक होता है कि एक 1 असाइंड यूनिट से अधिक आपको कार्बन का उत्सर्जन नहीं करना है, लेकिन अगर वो कर दिया तो उसको क्या होता है, क्रेडिट खरीदना पड़ता है। वैसे कंपनी से क्रेडिट खरीदना पड़ता है, वैसे कंपनी से जो 1 असाइंड यूनिट से CO2 का उत्सर्जन को कम किया है। तो वैसे ही सेम क्या है, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, मतलब आपको जो देखा सरकार के द्वारा जो निर्धारित क्षेत्र है उसमें आपको ऋण देना पड़ेगा। मान लीजिए 10 रुपया देना है तो सब में देना पड़ेगा। अगर आप 10 से कम देते हैं तो आपको वैसे कंपनी से जो है सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा जो 10 रुपया से अधिक का ऋण बांट चुका है। तो ये ट्रेडिंग कहाँ होता है, तो इसके लिए RBI का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है आपका ई-कुबेर। तो ध्यान दीजिएगा, पूछ देगा कि किस पे होता है, कब शुरू किया गया। अब देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि जो वित्त की सुविधा है वो सरलता से समाज के हर व्यक्ति तक पहुंच सके। इसके लिए 2014 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना। निज बैंक में 2 आ जाता है, पेमेंट बैंक, स्मॉल बैंक। तो ये UPSC में पूछता है कि किसके नचिकेता मोर्चे के सिफारिश पे वो किया गया था। प्रधानमंत्री बीमा योजना 2015 में शुरू किया गया था। अब देखिए इसी में माइक्रो फाइनेंस आ जाता है। तो ये आपको PT में भी पूछ सकता है, मेंस में भी पूछ सकता है। तो एकदम ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत ध्यान से सबको एकदम एक तरीके से लिखते चलिएगा और एक दिमाग में एक बैठाते चलिएगा कि हमको कैसे कैसे पढ़ना है। तो माइक्रो फाइनेंस में नाम ही है क्या, माइक्रो फाइनेंस मतलब कम वित्त। तो ऐसे लोगों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय सुविधा में मतलब हो जाता है बीमा, मतलब बीमा हो जाता है, ऋण हो जाता है, जो भी उचित दर पर। ऐसा ना हो कि उसको मान लीजिए बीमा कराना है और बीमा का जो प्रीमियम है बहुत ही ज़्यादा है कि व्यक्ति दे ही ना पाए, तो भाई कमाई वाला कहाँ से लाएगा, चोरी थोड़ा ना करेगा। तो इसीलिए तो लाया गया है कि भाई आप आइए और जो है अपना सुविधा लीजिए। जो क्योंकि आप देखते होंगे पहले जो गांव वगैरह में होता था, सेठ महाजन होते थे, वहाँ से कर्जा लाए, आप पूरा जो है बर्बादे हो जाते हैं ऋण देते देते, मतलब उनका जो ऋण लेते हैं उनका ब्याज देते देते उनका ज़िंदगी पूरा बर्बादे हो जाता है। तो इसलिए जो असंगठित क्षेत्र है, तो सरकार चाहती है कि मैक्सिमम संगठित क्षेत्र की तरफ ये शिफ्ट हो। तो इसमें क्या होता है, इसलिए म्यूचुअल फंड को कहा जाता है बैंकिंग फॉर द पुअर। बैंकिंग फॉर द पुअर याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, बैंकिंग फॉर द पुअर। तो इसमें क्या क्या आता है ये भी पूछ सकता है। तो इसमें क्रेडिट आ जाता है, पेंशन आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है। और ये अब देखिए NBFC का इसको दर्जा दिया गया था किस समिति के सिफारिश पर, मालेगांव समिति के सिफारिश पर। और पूछ देगा कि क्या माइक्रो फाइनेंस RBI के नियमन में आता है, तो हाँ आता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो है वो आता है। ये भारत में कब शुरू किया गया था, 1992 में। SBLG ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए होता है और ये बैंक लिंकेज के तहत इसको शुरू किया गया था। और इसमें क्या होता था, बैंक जो है वो गरीब लोगों तक सीधा ऋण पहुँचाती थी। ठीक है, और इसका अब जैसे माइक्रो फाइनेंस में आ जाता है आपका मुद्रा बैंक किसके अधीन है, सिडबी के। तो ये कब शुरू किया गया था, पूछ देगा 1 अप्रैल 2015 को। तो इसमें 3 प्रकार के ऋण होते हैं, शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। जो शिशु ऋण होता है उसमें 50,000 तक का लोन ले सकते हैं, जो किशोर होता है उसमें 50,000 से 5 लाख, और जो तरुण होता है उसमें 5 लाख से आपका 10 लाख से अधिक तक का आप ले सकते हैं। नाबार्ड क्या होता है, इसका मुख्यालय क्या आप लोग बताइएगा, कब गठन बता दिए हैं, तो मुख्यालय आप ही लोग बताइए। अब कमेंट करिए भाई, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि हम मोटिवेट होते रहें, आप लोग को और भी अच्छे से देखते हैं। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो हम मोटिवेट होंगे तब ना और अच्छा से करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ क्या कहते हैं उसको
सब्सक्राइब करते रहिए। अब देखिए अब क्या होता है, कई बार आपको मिलान करने के लिए दे देता है, जो भी बैंक से रिलेटेड, मतलब बैंक नहीं, वित्तीय संस्था, एक बैंक अलग हो जाता है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है वो अलग होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब किया गया था, फिर भारतीय औद्योगिक निगम कब किया गया था, उसके बाद भारतीय सिडबी का कब किया गया था, फिर लघु उद्योग विकास बैंक, और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो ये आप लोग जो लुसेंट है उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आरबीआई का जो काम होता है, बहुत सारा काम होता है, लेकिन जो उसका सामान्य काम होता है उसमें क्या क्या आता है तो ये देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है इसकी संस्तुति किसने की थी, हिल्टन यंग आयोग के द्वारा किया गया था। ये वित्त वर्ष ये कब से कब तक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये किसका करेंसी का निगमन करता है, ये आंकड़ों को जारी करता है, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करता है। जैसे आप देखते होंगे हम लोग के यहाँ जो जब हम लोग पढ़ेंगे फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो उसमें क्या होता है कि जो विनिमय होता है वो 3 तरह से होता है, एक फिक्स्ड होता है, एक फ्लोटिंग होता है, एकदम उड़ते रहता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो हमारे यहाँ क्या है, ना फिक्स्ड है ना वो फ्लोटिंग, हम लोग के यहाँ मतलब मैनेज्ड है, मतलब जो क्या कहते हैं, अगर ऐसे तो मार्केट पे आधारित है, लेकिन मान लीजिए बहुत ज़्यादा मुद्रा का मूल्य बढ़ते जा रहा है, हमारा रुपया का मूल्य बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है, तो ये आरबीआई उसको विनियमन करती है। तो ये हो गया आपका। तो आज के लिए बस इतना ही। हमको लगता है आप लोग काफ़ी इससे लाभान्वित होंगे, और अगर लाभान्वित होते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, लोगों में शेयर करिए, ताकि लाभ मैक्सिमम लोग तक पहुंच सके। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इससे जो है इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे जो है वो कल करेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। और हमसे जुड़िए, हम आप लोगों के फाइनल सिलेक्शन तक हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो इसी के साथ, इसी शुभकामना के साथ आज का ये सेशन ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।